तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास के अध्ययन को कंटिन्यू किया हुआ है। अभी तक के कुछ लेक्चरों में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से जो जो चीज़ें जरूरी थी उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए जो उपलब्ध सामग्रियां हैं यानी जो स्रोत हैं उन स्रोतों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों के क्या महत्व हैं, सीमाएं क्या क्या हैं, पुरातात्विक स्रोतों के तहत क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, फिर साहित्यिक स्रोतों के तहत क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है। और इसी क्रम में हम लोगों ने यह भी जानने का प्रयास किया कि क्या प्राचीन भारत के लोगों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। साथ ही हम लोगों ने यह भी जाना कि भारत में इतिहास लेखन को क्या हम इस्लाम की शानदार धरोहर के रूप में देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी पॉइंट्स अभी हम लोगों ने पढ़े हैं वहां से आपको एक प्रश्न हर साल ऑप्शन में मिल जाएगा, हर साल मिल जाएगा। इतना पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि उस प्रश्न को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपकी समझ वहां तक पहुंच गई होगी, चीजों को समझना शुरू कर दिए होंगे। आज से हम लोग शुरू करेंगे मुख्य रूप से जिसे आप लोग इतिहास बोलते हैं कि शुरू करिए सर प्राक ऐतिहासिक काल से। तो एक्चुअल में आज से हम लोग वहां से शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 10 से 11 जो लेक्चर रहे हैं आप उसे देख लीजिएगा, जिससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, आपकी समझ पड़ेगी। मैंने बताया था शुरू में कि हम लोग जब इतिहास का अध्ययन करेंगे प्राचीन इतिहास का तो उसे हम लोग 2 खंडों में बांट करके अध्ययन करेंगे, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 के तहत हम लोगों ने देखा था कि पूरा पाषाण काल से लेकर के महापाषाण काल तक की चीजों को हम लोगों ने शामिल किया था कि इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे खंड 1 के तहत। और ये जो डिवाइडेशन किया गया, जो विभाजन किया गया है, वो विभाजन करने के पीछे कुछ वैज्ञानिक आधार है, जिससे आपको इतिहास समझने में भी आसानी होगी। फिर खंड 2 में हम लोगों ने रखा था वैदिक काल से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक 1200 ईस्वी तक की चीजों को। तो दोनों का विभाजन एक वैज्ञानिक आधार पे किया गया है। इतिहास के कालखंड में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी समझ और जो अवधारणाएं हैं वो गहरी होती चली जाएंगी। बहुत गहराई के साथ आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे, जो कि अभी तक आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होगा। नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया कि सब कुछ किताबों में ही नहीं मिलता है। टीचर जब कोई आपको पढ़ाता है तो एक योग्य टीचर किताबों से बहुत आगे होता है, बियॉन्ड होता है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान कर दी जाती हैं और ऐसी चीज़ें भी आपको प्राप्त होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती हैं। जो क्लासेस चल रही हैं प्राचीन इतिहास की, इस क्लास की वैल्यू आपको तब पता चलेगा जब आप मुखर्जी नगर की गलियों में घूमेंगे और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको मिलेगा कि हम वहीं पे पड़े हुए हैं। पूरे सिविल सर्विसेज का जो मुख्य केंद्र माना जाता है मुखर्जी नगर। जो भी लड़का तैयारी कर रहा है सिविल सेवा का दिल से, कहते हैं कि मुखर्जी नगर उसके लिए मक्का है, काशी है, तीर्थ स्थल होता है कि एक बार वहां पे वो जाए, घूमे, वहां के माहौल को देखे, लोगों से मिले और तब उसकी बुद्धि खुलती है कि हमें कितना डूब करके मेहनत करना है, कितना लगन से मेहनत करना है। कभी इलाहाबाद भी एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इलाहाबाद की जो स्थिति रही है वो बहुत अच्छा नहीं रहा सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसका प्रमुख कारण यही था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की दिन ब दिन खस्ता होती हालत। दिल्ली में डीयू है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ के बच्चे थोड़ा निकलते हैं जब जेएनयू और डीयू से, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा होता है, क्योंकि उनका जो बेस होता है अंडरस्टैंडिंग, समझने की चीज़ें, कितनी गहराई से जाकर के समझ सकते हैं, कितने डायमेंशन से समझ सकते हैं, वो चीज़ें वहाँ के क्लासरूम में भी प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चा निकलते हैं सिविल सेवा की तरफ भागता है और फिर एक एक्सपर्ट जो सिविल सेवा का टीचर होता है, जो कमियाँ होती हैं उनसे मिल करके कोचिंग करके अपनी कमियों को दूर करता है। इसलिए देखेंगे आप सिलेक्शन के रेशियो वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो हालत है वो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। क्लासेस अच्छे तरीके से नहीं चलना, जो टीचर हैं, मुख्य टीचर, जो मेन टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, अपने जूनियर्स को दे देते हैं पढ़ाने के लिए।
मेन प्रोफेसर आते भी हैं तो लंबे समय तक गायब रहना, फिर आना, चले जाना, एक फॉर्मेलिटीज होती है। तो पढ़ाई का स्तर जब डाउन होता है तो फिर चीज़ें खराब होती हैं। और यही वजह रहा कि इलाहाबाद जो कभी मुखर्जी नगर के बाद दूसरा तीर्थ स्थल था सिविल सेवकों के लिए या सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए, अब वह स्थान खोता जा रहा है और पूरी तरीके से वो पटना के समकक्ष होता जा रहा है, जो कभी पटना एक दिवसीय एग्जाम के बच्चों के लिए तीर्थ स्थल होता था। अब इलाहाबाद भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए दूसरा तीर्थ स्थल बन गया है। सिविल सेवा के लिए अब पूरे भारत में एक ही तीर्थ स्थल है, वो सिर्फ और सिर्फ मुखर्जी नगर है। लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद थोड़ा सा सामाजिक परिस्थितियां बदलती हैं, लोग घरों में कैद हो जाते हैं, टीचर्स अपने घर में कैद है, छात्र अपने घर में कैद है, एग्जाम भी प्रभावित हुए। तो इस दौरान कुछ नई तकनीकी आई कि ऑनलाइन क्लास की तरफ बढ़ा जाए। तो ऑनलाइन क्लास की तरफ जब बढ़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो दिल्ली के जो बेहतरीन टीचर रहे अपने ज़माने के, कुछ गिने चुने जो अच्छे टीचर रहे दिल्ली के, वो भी ऑनलाइन आते हैं। ऑनलाइन आने का एक फ़ायदा तो ये हो गया कि सभी लोगों तक वो सुविधा उपलब्ध हो गई। जो लोग दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, दूर दराज गांव में रह रहे हैं, उनके लिए भी वो सुविधा उपलब्ध हो गई। लेकिन समस्या वही बनी रही, वो मूल समस्या अभी भी बनी हुई है। और मैंने जब क्लास शुरू किया ऑनलाइन तो मैंने उसी मूल समस्या को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को आगे बढ़ाया कि ऑनलाइन होने के बाद भी अगर मूल समस्या वही बनी रहती तो फिर ऑनलाइन के बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता। क्या है मूल समस्या, थोड़ा सा समझते हैं, फिर मैं खंड 1 पर आगे चर्चा करूंगा कि कैसे हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, दिल्ली और इलाहाबाद में जो डिफरेंसेस रहा, बेसिकली जो डिफरेंस रहा वो रहा कोचिंग फी का और प्लस रहना प्लस खाना, ये डिफरेंस रहा, ध्यान रखिएगा। दिल्ली की अगर बात करें हम लोग तो दिल्ली में जो ऑप्शनल का फी होता है, अभी भी आप जाएंगे तो लगभग 40,000 के आसपास ऑप्शनल का जो फी है 40,000। आप इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, हिंदी साहित्य पढ़िए, कोई भी ऑप्शनल पढ़ेंगे तो आपको 40,000 फी आपको लिया जाता है वहां से। अगर वही हम लोग इलाहाबाद की बात करें, यानी प्रयागराज जिसे हम बोलते हैं आजकल, तो इलाहाबाद में वही ऑप्शनल का फी यहाँ पे 15 से 20,000 के बीच में होता था। और थोड़ा सा लड़के जुगाड़ लगा करके हॉस्टल्स वगैरह के छात्रों से मिल करके, टीचर्स से मिल करके, सर थोड़ा गरीब घर का बच्चा है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो फीस 10 उसके आसपास हो जाती थी ऑप्शनल की फी। रहने खाने की बात किया जाए तो जहां दिल्ली में आपको मिनिमम 10K पर मंथ आपको रहने और खाने पे चला जाता, अभी तो और जल्दी चल जाएगा, अभी मान के चलिए कम से कम मिनिमम 15 के आसपास जाएगा। और इलाहाबाद में हम लोग बात करें तो लगभग इसका आधा पड़ता था 5K। अभी भी इलाहाबाद में आप 5-6 हज़ार में रह सकते हैं पार्टनर के तौर पर। दिल्ली में आप पार्टनर के तौर पर रहेंगे तो भी यहाँ तक जाएगा। तो होता क्या था कि ज़्यादातर सिविल सेवा की तरफ जो बच्चे जाते हैं वो ग्रामीण तबके के जाते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे जाते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, वो सिविल सेवा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। किस गिने चुने बच्चे होते हैं बिजनेसमैनों के जो सोचते हैं चलो हम भी तैयारी करके देख लेते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट आते हैं आप देखेंगे यूपी, बिहार के, एमपी के, झारखंड, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण तबके के बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके दिमाग में पुलिस, डीएम, एसडीएम का एक रुतबा बना हुआ है, वो देख रहे हैं ताकि ये सब सारी चीज़ें गांव में ही ज़्यादा विवादित चीज़ें होती। तो जब वो आते हैं तो उनके सामने एक समस्या होती है कि वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं होते कि पैसे खूब जा करके लुटाया जाए। तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना यूपी और बिहार के, वो यहाँ भाग आते थे, इलाहाबाद में भाग आते थे, क्योंकि यहाँ फी की मात्रा कम होती थी। दिल्ली में कुछ गिने चुने बच्चे जाते थे, यानी यूपी और बिहार में के भी जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, किसान बच्चे हैं, उसमें भी जो बड़े किसान हैं उनके बच्चे दिल्ली चले जाते थे, छोटे किसानों के बच्चे इलाहाबाद में आकर के शिफ्ट हो जाते थे। आप जानते हैं कि बड़े किसानों की संख्या कम होती है, छोटे किसानों की संख्या
ज़्यादा होती। लॉकडाउन आता है, लॉकडाउन ने एक परिस्थितियां बदली कि ये सारी चीजें आपको अब आपके घर बैठे मिल जाएंगी, गांव में ही आपको उपलब्ध हो जाएंगी सब कुछ। अब आपको ये वाला खर्चा बच जाएगा, जाने की जरूरत नहीं, आप गांव में रह करके पढ़ सकते हैं, यही चीजें यहाँ छूट। लेकिन सवाल ये हुआ कि लॉकडाउन ने न केवल इसको बदला बल्कि पूरे कोचिंग स्ट्रक्चर को ही बदल दिया, तैयारी के पूरे तरीके को ही बदल दिया उसने। लॉकडाउन में यूपीएससी के लिए ऑप्शनल जो चला उसका फी भी 40K के आसपास लिया गया, कभी कभी ऑफर दे करके 10-5 हज़ार रुपये कम कर दिए गए, लेकिन लंबा समय लिया गया। उसके अलावा जीएस का जो एक बड़ा सेक्शन रहा ना, उस जीएस के बड़े सेक्शन को डिवाइड कर दिया गया है इतने भागों में। पेपर जो बदला, सिलेबस बदला, उस सिलेबस ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि आपको 80 to 1 लाख रुपए के आसपास, यानी 80,000 से 1 लाख रुपए तक के आसपास आपको सिर्फ जीएस का फीस दिया जाने लगा। कहने का सीधा सा मतलब कि अगर आप पूरा कोर्स लेते हैं प्री मेंस ऑप्शनल के लिए तो आपको कम से कम 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपीस तक खर्चा आ जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कोचिंग की फी है, आपका रहना खाना नहीं, क्योंकि आप घर पे रह रहे हैं। घर पे रहने का एक बड़ा नुकसान होता है कि आपको इन्वायरमेंट, माहौल नहीं मिल पाता। जब घर में रहते हैं तो घर में कोई बात हो गया, मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे, कोई बीमार हो गया, कोई आ गया, शादी विवाह, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। तो फीस आपको उतना ही देना है, माहौल आपको नहीं मिल पाया। इलाहाबाद में भी लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियां बदली, फीस यहाँ भी लगभग दिल्ली के बराबर कर दिया गया, यहाँ भी वही स्थिति कर दी गई। अब यहाँ भी 35 से 40 हज़ार ऑप्शनल का फी लिया जाने लगा। जीएस के लिए यहाँ भी आपसे 70 से 80 हज़ार रुपये लिए जाने लगे इलाहाबाद में। आप जाके पता करेंगे, देखेंगे 70K to 80K के आसपास 80 हज़ार रुपये लिए जाने लगे। और रहने होने का खर्चा भी आपका इलाहाबाद में कम से कम 8 से 10 हज़ार के बीच में आ गया। लॉकडाउन आने के बाद एक सबल पक्ष ये रहा कि ये चीज़ें अब ऑनलाइन उपलब्ध हो गई, तो ऑनलाइन मतलब आपको अब घर पे उपलब्ध हो सकती है। लेकिन इसका एक निर्बल पक्ष यह रहा कि आपके जो फी है ना, खर्च है ना, जो बड़ी महंगे हैं। कोचिंग का जो खर्च है वो बहुत महंगा है। तो चाहे आप ऑनलाइन लेकर के आइए चाहे ऑफलाइन, महंगा है तो फिर कम ही लोग ज्वाइन करेंगे, सभी बच्चे नहीं पढ़ सकते। अब आपके दरवाजे पर मेला लगा हुआ है और मेले का एंट्री फी ही 5,000 रुपया है, तो आपके भले ही दरवाजे पर लगा हो, आप 5,000 दे करके मेले में एंट्री थोड़ी करेंगे। दरवाजे पे तो ये तो मतलब है नहीं कि हम 5,000 दे करके चले जाए। वही आपके दरवाजे पे तो आ गई, आपके मोबाइल में तो आ गई क्लास, लेकिन फीस उतना ही का उतना ही है। तो समस्या वही बरकरार बनी रही कि जो इलीट्स ग्रुप के लोग रहे, ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े किसान, बाकी क्षेत्रों के जो इलीट्स लोग रहे, वही लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन किए और वही लोग जाकर के ऑफलाइन भी ज्वाइन करते थे। और इलाहाबाद भी अब लगभग दिल्ली के बराबर हो गया खर्चों के मामले में। तो जब चीजें बराबर हो गई तो अब लोग इलाहाबाद प्रेफर न करके, जो बच्चों को लगा कि जितना खर्चा इलाहाबाद में उतना खर्चा दिल्ली में, रहने का खर्चा 1-2 हज़ार रुपया इलाहाबाद में कम है, तो 1-2 हज़ार से क्या होता है, हम जाकर के दिल्ली में रहेंगे, वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखेंगे, एक फायदा होगा। दिल्ली में रह करके बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इलाहाबाद में रहेंगे तो इलाहाबाद में सिर्फ और सिर्फ यूपी बिहार के लड़के मिलेंगे, कुछ एमपी वगैरह के लड़के मिल जाएंगे। दिल्ली में जाएंगे तो हमें पूरे भारत के लड़के मिल जाएंगे। इलाहाबाद में रहते हैं तो हिंदी माध्यम के 90% लड़के मिलेंगे, 90 के 95% लड़के मिलेंगे, इक्का दुक्का इंग्लिश मीडियम के लड़के मिलेंगे। दिल्ली चले जाएंगे तो वहाँ हमें इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे मिलेंगे, हिंदी मीडियम के भी बच्चे मिलेंगे। जो बच्चे मिलेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया के मिलेंगे, तो हमारा एक बड़ा सर्कल होगा, एक अच्छा माहौल होगा। और दिल्ली में जितनी भी बड़ी संस्थानें रही, जो नामी गिरामी कुछ टीचर रहे, वो दिल्ली में ही शिफ्ट हुए, मेन उनकी कोचिंग वहीं चली, तो वो उन्हीं कोचिंग में जाकर के ज्वाइन करेंगे। तो इस वजह से लोगों का मूड शिफ्ट हुआ और बच्चे जो इलाहाबाद जाने चाहिए तो बच्चे जाने लगे दिल्ली। अब इलाहाबाद क्या हुआ, इलाहाबाद बचा वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर जो टीचर हैं वो फैक्ट बेस्ड चीज़ों को पढ़ाते हैं। आप इलाहाबाद के टीचरों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 90% टीचर फैक्ट बेस्ड चीज़ों को लेकर के जाते हैं। तथ्य इतना देंगे आपको, इतना तथ्य देंगे कि आपको लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में चले गए, और उसी तथ्य को लेकर के लोग उछलते हैं, खुश होते हैं। और यही रीजन रहता है कि इलाहाबाद का सिलेक्शन कम हो गया, तथ्यों पे कम, तथ्यों पे ज़्यादा फोकस और कॉन्सेप्ट पे, अवधारणा पे कम फोकस।
तो इलाहाबाद धीरे धीरे पटना के समकक्ष होने लगा, क्योंकि अब जो लड़के आने लगे एसएससी, बैंक, रेलवे, फिर यहाँ पे इस तरीके के कोचिंग संस्थान, और पहले से इलाहाबाद में इस तरीके के टीचरों की भरमार। यही वजह रहा कि इलाहाबाद अब वनडे एग्जाम का गढ़ बन चुका है, पटना को टक्कर दे रहा है। सिविल सेवा के पर्पज से इलाहाबाद की स्थिति खराब है, बुरा खराब हो गया है। अब न वैसे कंपटीटर रहे सिविल सेवा के, न वैसे अब टीचर रहे। कुछ जो टीचर्स रहे नामी गिरामी, वो भी दिल्ली जैसे बड़ी संस्थानों के कुछ जगहों पे जुड़ करके अपना वहां पे वो पढ़ा रहे। क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार का जमाना है, बाजार का जमाना है, होर्डिंग, रील्स और बाकी शॉर्ट्स का जमाना है कि आप जितना ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इसलिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों ने अपने आईटी सेल बना दी। आपको जान करके हैरानी होगी कि कोचिंग संस्थानों के भी अपने आईटी सेल हैं, जो दिन भर रील्स तैयार करते रहते हैं। टीचर को वो मैटर दिया जाता है लिख करके कि सर इस तरीके की चीजें बनाइए, कंट्रोवर्शियल चीजें बनाइए, लड़कों को अट्रैक्ट करने वाली चीजें बनाइए, और लड़के फिर वही चीजें देख करके अट्रैक्ट होते हैं, फिर जा करके आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपया पैसे देते हैं। ये समस्या रही। मेरा ऑफलाइन चलता था क्लासेस, और पहले ऑफलाइन की जो क्लासेस की रूलिंग होती थी 2.5 से 3 घंटे क्लासेस, मेरा 3 घंटे का फिक्स होता था। मैं 3 घंटा क्लास लेता था ऑफलाइन, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता था 3 घंटे के लिए। लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन में जब मैं आया, लॉकडाउन से जस्ट पहले ऑनलाइन में आ गया था, तो मैंने अपना एक ध्येय लेकर के चला कि इस फीस वाली जो कमी है उसको मैं दूर कर दूंगा, और क्लास की क्वालिटी में जहां आप 1.5 लाख रुपया देते हैं उससे बेहतर ही होगी, उससे कम नहीं होगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्लास करेंगे तो आप पाएंगे कि उससे बेहतर क्वालिटी मिलेगी, लेकिन फीस हमारा इससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कम होगा। जहाँ 40,000 है तो मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा वहाँ पे फीस कम होगा। ये ध्येय लेकर के मैं चला कि गाँव के बच्चे जुड़ सके। यहाँ पे जुड़े भी, बहुत सारे बच्चे जुड़े, पढ़े, बहुत सारे लड़के सिलेक्ट भी हुए। लेकिन बाजार वाला फंडा लेकर के मैं नहीं चला कि प्रचार करूँ, ऐड करूँ, दुनिया भर की चीज़ें, आईटी सेल बना करके मैं रील्स वायरल कराऊँ। तो ये चीज़ें, चूँकि मैं ही सारा काम करता था तो मुझे भरोसा पढ़ाई को लेकर के होता था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे खुद उन चीज़ों को करना था। मैं बना बनाया मैटर लेकर के नहीं पढ़ाता, मैटर बनाता हूँ खुद, चीज़ों को देखता हूँ, जांचता हूँ, परखता हूँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी चीज़ें आती हैं, क्या आती हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ें डिलीवर करता हूँ। और डिलीवर करता हूँ तो इस विश्वास के साथ डिलीवर करता हूँ कि जो डिलीवर कर रहा हूँ वो आपको अन्य जगहों पे नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी रहती है। हमारी क्लासेस आने के बाद ये अलग चीज़ है कि बाकी लोग अब दे इस क्लासेस, क्योंकि पब्लिक क्लासेस है तो कोई भी यहाँ से दे कर सकता है, लेकिन जो चीज़ें चलेंगी अभी बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये एक चीज़ें रही, ये ध्यान रखिएगा। तैयारी को लेकर के, विशेषतः सिविल सेवा को लेकर के मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो बड़ी धैर्य की ज़रूरत है, बहुत सोच और समझदारी की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। टाइम टेकिंग है थोड़ा, 6 महीना या साल भर का ये नहीं है कि आप कर दीजिए। आप कम से कम 2-2.5 साल का मान के चलिए कि थोड़ा मेहनत करना है, क्योंकि CSET बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको उस तरीके से चीज़ों को मानना है, कितना समय देना होगा ईमानदारी से, तब आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस सोशल मीडिया के एक इम्पैक्ट ये भी रहा, खासतौर से टीचिंग लाइन में, कि सोशल मीडिया ने कुछ ऐसे टीचरों को जो उस लायक नहीं थे, जो कैपेबल नहीं थे, उन्हें बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और कुछ ऐसे टीचर जो बहुत कैपेबल होने के बाद भी उनका कोई बड़ा नाम नहीं बन पाया। बहुत सारे टीचर हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को जो अच्छे टीचर हैं, लेकिन उनका नाम नहीं बन पाया। जो टीचर ऊंचाई पर पहुंचे उन्होंने बाजार के नस को पकड़ लिया, बाजार के नस को पकड़ा कि मार्केट में क्या चाहिए, लोग पसंद करते हैं। और उन्होंने उस बच्चों को भी, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनको भी उसी रंग में ढालने का प्रयास किया कि आप भी ढल जाइए इसे। और मैं आपका बाजार के एक बहुत ताज़ा एग्जाम्पल दूं तो आप टीवी पे एक शो देखते होंगे, कलर पे आता है, जिसका नाम है बिग बॉस। इस पे ये बाजार का वह रूप है, सबसे घिनौना रूप जिसे आप देखते हैं। इसने बाजार को पकड़ा। लोग दूसरे के घरों में क्या चीजें चल रही हैं, कैसे एक दूसरे से लोग झगड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ घृणा कैसे फैलाते हैं, ये चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है। इस घर के अंदर यही होता है, आपस में लड़ना, झगड़ना, गाली गलौज, यही चीजें होती है। लोगों को एग्रेसिव बनाता है ये प्रोग्राम।
क्योंकि आज के दौर की यही सच्चाई है, लोग यही चीज देखना पसंद करते हैं। मैं खड़ा होकर के जब मैं गाली गलौज करूंगा तो आपको ये चीजें ज्यादा पसंद आएंगी, लगेगा वाह मजेदार, इनको गाली दिए उनको गाली दिए। फिर जब मन करेगा तभी हम किसी के ऊपर यहां से दिखाएंगे कि यहां से हथियार उठा करके वहां पटक दो, वहां से वहां पटक दो, ये सारी चीजें। तो ये नस पकड़ा गया और उसमें और भी कई सारे हथकंडे अपनाए कि मैं बहुत खुल करके यहाँ बातें नहीं करना चाह रहा क्योंकि पूरा अलग हो जाएगा, इस पर 3 घंटे का पूरा एक क्लास हो सकती है। तो वो चीजें दिशा बदल गई। आपको इन सब चीजों से ही थोड़ा सा ध्यान रखना है और ऐसे प्रोग्रामों को पूरी तरीके से बाइकआउट करिए, मत देखिए ऐसे प्रोग्राम, आपके माइंड को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। आप एक सोशल एनालिसिक हैं, आप चीज़ों को विश्लेषण करिए, सामाजिक चीज़ों को, आप ढलिए मत उसमें क्या चल रहा है, आप जानिए कि अच्छा ये भी इस तरीके की चीज़ें चल रही। बाजार ने ऐसे माहौल को क्रिएट कर दिया है। इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन का जो जंग है आज दुनिया की मीडिया पे छाया हुआ था कि लोग वही देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वहां भी घृणा दिखाया जा रहा है। तो घृणा आजकल ज्यादा पसंद किया जाता है। बिग बॉस उसी घृणा का एक रूप है जिसे आप देखते हैं। लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक ही घर में रह करके नफरत करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो चलिए, ये तो हो गया हम लोग टॉपिक से इधर जाकर के हम लोगों ने बातें किया। मैं चर्चा कर रहा था कुछ क्लासेस को लेकर के कि इस क्लासेस की महत्ता को लेकर के। चलिए, तो हम लोग इतिहास ऑप्शनल को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास। मैंने बताया कि इससे पहले हम लोगों ने साहित्यिक सामग्री और बाकी की चीजों को हम लोगों ने समझ लिया और मैंने इतिहास को 2 खंड में बांटा था। तो आज से हम लोग प्रथम खंड की शुरुआत कर रहे हैं, प्रथम खंड की शुरुआत कर रहे हैं। और प्रथम खंड में 4-5 टॉपिक हम लोग पढ़ना है। एक पढ़ना है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अच्छा, एक कालखंड को लेकर के थोड़ा सा डिस्प्यूट है, बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। तो एक एक्यूरेट डेट निश्चित करना मुश्किल होता है कि हम इसे कहां से निश्चित करें। तो अलग अलग इतिहासकार, कोई 6 लाख बीसी, कोई 5 लाख बीसी, ऐसे करके निश्चित कर देता है। तो अगर जरा अंतर भी आए 1-2 लाख का तो आप घबराइए मत, ही बहुत लाखों वर्ष पहले की बात है और हम कुछ आधारों पे उस कालखंड को निश्चित करने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ना, उस समय का कोई वीडियो है हमारे पास निश्चित कर सके। इसलिए यहां इस चीज को लेकर के ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे जाते समांतर डेट को लेकर के इस कालखंड में, क्योंकि पता है कि इस कालखंड के डेट निर्धारण को लेकर के अनिश्चितता है। तो एक लंबसम डेट निश्चित करने का प्रयास किया जाता है। तो किसी किताब में 5 लाख बीसी से शुरू होता है, किसी किताब में 6 लाख बीसी शुरू होता है ना, तो वहां पे आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं कि किताब में लिखा है 5 लाख तो आप बता दिए 6 लाख, या कहीं लिखा है 6 लाख तो आप बता दिए 5 लाख। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, है ना, इसको लेकर के नहीं करते, ताकि आपकी समझ भी होनी चाहिए कि यहाँ चीजें बहुत पुराना है। तो इसका काल निर्धारण किया जाता है 5 लाख बीसी, कहीं कहीं 6 लाख भी आता, ध्यान रखिएगा। 5 लाख सॉरी ईसा पूर्व बीसी से 10,000 बीसी तक। इसके बाद आता है दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसको माना जाता है 10,000 बीसी से 5,000 बीसी तक या 6,000 बीसी, जो भी 5,000 बीसी या 6,000 बीसी कर लीजिए। फिर तीसरा जो टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा नव पाषाण काल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नव पाषाण काल। हालांकि ये तीनों टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण काल का जो खंड है वह माना जाता है 6,000 या 5,000 बीसी कर लीजिए, 5,000 बीसी, 5,000 बीसी के पश्चात, 5,000 बीसी के पश्चात कर लीजिए, के पश्चात। अच्छा, के पश्चात इसलिए लिखवा दिया कि जब हम आगे बढ़ेंगे नव पाषाण काल के बाद हड़प्पा काल में, तो वहां भी कई सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो नव पाषाण काल से, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इसी वजह से 5,000 बीसी के पश्चात मान लेते हैं नव पाषाण काल शुरू होता है। उसके बाद चौथे जो पॉइंट होगा, चौथा टॉपिक जो हम लोगों का वो होगा हड़प्पा काल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मान लेते हैं 2300 बीसी या 2600 बीसी, 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है ताम्र
पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल जो आता है 3500 BC तथा उसके पश्चात उसके बाद लास्ट होगा हम लोगों का महापाषाण काल, और यह होगा 1300 BC से 500 BC तक, 1300 BC से 500 BC तक, 1300 BC से 500 BC तक। ध्यान रखिए, तो खंड 1 में हम लोगों को इतने टॉपिक्स पे अध्ययन करना है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहां पे अध्ययन करना हो तो सीधा से मतलब कि देख लेंगे पूरा पाषाण काल, कौन कौन से स्थल है, क्या क्या चीजें पाएगी, मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है, उनके खाने पीने की चीजें देख लिया जाता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थोड़ा सा बदलती हैं, क्योंकि ये जो पूरा कालखंड है ना, आप देखेंगे कि इस पूरे कालखंड में एक चीज आपको लग रहा होगा कि इस पूरे कालखंड में अगर हमें इन्हें अध्ययन करना हो तो आपके पास कौन से स्रोत उपलब्ध हैं इस कालखंड को जानने के लिए। तो आप पाएंगे कि इस पूरे कालखंड के अध्ययन के लिए हमारे पास मात्र एक ही स्रोत उपलब्ध है, और वह स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यही उपलब्ध है, साहित्यिक स्रोत यहां पे उपलब्ध नहीं है। और मैंने बताया था कि पुरातात्विक स्रोतों से जो जानकारियां प्राप्त होती हैं वो बहुत व्यापक जानकारी नहीं मिल पाती, सीमित जानकारी मिलती है, और कई सारे मामलों में तो जानकारी ही नहीं मिल पाती। बहुत सारी चीजें हमें अनुमान के आधार पर करना होता है। और ये जो चीजें हैं, इतिहास का ये कालखंड, ये ऐसा कालखंड है जहां से मानव का शुरुआत ही होता है, मानव की शुरुआत होती है। पहली बार हमें मानव का यहीं पे दर्शन होता है, शुरुआती दौर है, मानव किस प्रकार का रहा होगा एक अनुमान लगाते हैं हम लोग, और उसी अनुमान से बढ़ते हुए जाते हैं कि धीरे धीरे मानव सभ्य होता चला गया, सब होता चला गया, और एक कालखंड ऐसा आता है जब एक सभ्यता का निर्माण कर देता है, वह कालखंड होता है हड़प्पा। तो इस दौरान जो समय रहा, लंबा समय रहा, बहुत लंबा समय रहा, बहुत सारी चीजें बदली होंगी। खास तौर से जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से बदली होंगी, है ना। हिमयुग का कालखंड रहा होगा, हिमयुग कालखंड में क्या अस्तित्व था आदि मानवों का या नहीं था। उसके बाद मानव की जो स्थिति रही, मैंने बताया कि एक विकास के क्रम में मानव बढ़ते हैं, धीरे धीरे बंदर से जाकर के मनुष्यों का एक विकास क्रम होता है, तो उस दौरान वो भी चीजें रही होंगी। तो मानव की शुरुआत होता है, दर्शन होता है, पहली बार हम लोग देखते हैं यहां से उनके रहने सहने के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस कालखंड का अध्ययन हमें कई विचारों की तरफ लेकर के जाता है। एक तो सबसे पहला विचार ये लेके जाता है कि इस कालक्रम में जो चीजें हम देखते हैं इनके इतिहास पे जानने के लिए तो हमें इन पर भूगोल के प्रभाव को देखना बड़ी जरूरी होता है, तभी हम इस विकास क्रम को समझ पाते हैं और कई सारे प्रश्नों का हमारे पास जवाब मिलता है कि भूगोल का इतिहास पे क्या प्रभाव रहा। तो पहला जो डिस्कशन का आज हम लोग का पॉइंट होगा, अभी हम लोग यहां पे नहीं पहुंच रहे हैं, अभी मैं डिस्कशन करूंगा आगे चल करके पूरा पाषाण काल से जब शुरू करूंगा। तो बेसिकली इन्हें हम लोग दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक तो हो जाता है प्राक, आगे चलकर मैं डिवाइड करूंगा, प्राग ऐतिहासिक जिसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री, दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री आदि इतिहास। प्राक इतिहास और आदि इतिहास वो चीजें मैं आगे डिवाइड करूंगा, फिर मैं वहां डिस्कशन करूंगा इनके क्या स्रोत हैं, किन चीजों पर मैं विचार करना है, फिर मैं आगे चल करके अध्ययन करूंगा। एक एक क्रम से हम लोग बढ़ेंगे, सारी चीजें समझते। बेसिकली कुछ चीजों को समझिए जो मैं आज आप लोगों को समझाना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। मैंने बताया कि यहाँ शुरुआत होता है और भूगोल का प्रभाव यहाँ पे स्पष्ट तौर पे हमें नजर आता है। उन्हीं भूगोल के प्रभाव से ही हम कई सारे प्रश्नों का हमारे पास उत्तर प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भूगोल है वो इतिहास की धारा को प्रभावित करता है। इतिहास की जो धारा बह रही है एक्चुअली भूगोल उसको प्रभावित करता है।
और इस कालखंड में जो परिवर्तन देखे गए उन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें उस कालखंड के भूगोल को भी समझना होगा, तभी हमें कई सारे प्रश्नों के जवाब वहां पे मिलेंगे। तो पहला हेडिंग आप डाल लीजिए, पहला हेडिंग आप डाल लीजिए, भौगोलिक कारक का इतिहास पे प्रभाव। नंबर 1, भौगोलिक कारक का इतिहास पर प्रभाव, इतिहास पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है भौगोलिक कारक का? जब लोग प्राक ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक कालखंड की बात करते हैं तो कहा जाता है कि निश्चित रूप से इस कालखंड में भौगोलिक कारक का एक बड़ा प्रभाव रहा है इतिहास में, और इस कालखंड के कई सारे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हमें भौगोलिक कारकों की तरफ जाना होता है, तभी हम उन प्रश्नों को समझ पाएंगे। अदरवाइज हमारे पास और कोई ऐसा साधन नहीं है जिनके माध्यम से हम उन प्रश्नों को खोज सकें। आखिर कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं, मैं विचार करूंगा। अभी थोड़ा सा मैं लिखिए, इसमें थोड़ा भूमिका बनाइए। देखिए, भूगोल इतिहास की धारा को प्रभावित करता है प्राक ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, प्राक ऐतिहासिक तथा आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री। ये सारी चीजें मैंने डिस्कशन किया हुआ है। क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल में होने वाले विकास पर हम भूगोल के कुछ प्रभावों को स्वीकार करते हैं, और इस कालखंड, इसी में लिखिएगा, और इस कालखंड के विकास पर कई प्रश्नों के उत्तर हमें भौगोलिक कारकों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। समझिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप भौगोलिक कारक का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, न केवल इस कालखंड में, बल्कि हम लोग जो वैदिक काल से लेकर के मगध और मौर्य साम्राज्य तक आगे बढ़ते जाएंगे, इवन के गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल में जब हर्ष के काल तक जाएंगे, तो उस कालखंड में भी हम लोगों को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से भौगोलिक जो कारक रहे हैं वो इतिहास की धारा को प्रभावित कर रहे हैं। और बिना भौगोलिक कारक को समझे हुए हम इतिहास को सही रूप में समझ भी नहीं सकते, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि भौगोलिक कारक को भी समझें। आगे चल करके मैं अभी मैप के द्वारा सारी चीजों पे डिस्कशन करूंगा, जो स्थल वगैरह है, ताकि आपके दिमाग में रहे कि भारत के किस भाग में स्थित है। जब बोला जाए उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आपके दिमाग में होना चाहिए कौन सा भाग है, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, पूर्वोत्तर, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई इसी स्थल का नाम लिया जाए तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये स्थल अच्छा यहाँ पे। तो भौगोलिक कारक इन द सेंस, सीधा सा मतलब कि उस पूरे भौगोलिक एरिया को समझिए। अगर भारत का आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारत को कितने भागों में बांटा जाता है। उत्तर का हिमालयी क्षेत्र, फिर दक्षिण वाला भाग, पठारी भाग, है ना, पर्वतीय भाग। तो इससे आपके माइंड में एक चीजें बनेंगी कि अच्छा यहाँ पे भारत में ये क्षेत्र हैं, इस एरिया में इस प्रकार के चीजें हैं। जब इस प्रकार के क्षेत्र हैं तो आपको वहाँ के एरिया की मिट्टियों के बारे में भी पता चलेगा कि यहाँ की मिट्टी कैसी उपजाऊ है, जंगलों के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पे घने जंगल हैं या कैसे है ना। ये सारी चीजें इतिहास में बड़ी काम की चीज है। भारत के किस क्षेत्र में क्या चीजें ज्यादा मिलती है, किस चीज की उपलब्धता है, तो ये सब काम आपके इतिहास के काम की चीजें है। कहने के लिए तो भूगोल, लेकिन पूरा काम करेगा इतिहास में अगर आप
भूगोल को इतिहास से जोड़ना समझ जाते हैं तो तब तो आपके लिए वो इतिहास हो जाएगा। भूगोल और इतिहास एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। हम भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत एक भौगोलिक क्षेत्र ही है, अब उसके बारे में जान रहे तो इतिहास हो जाता है। तो हम इतिहास को भूगोल से अलग नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजों को जानने के लिए हमें भूगोल का सहारा लेना होता है, न केवल प्राचीन इतिहास में बल्कि मध्यकालीन से लेकर के विश्व इतिहास तक में हमें भूगोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग तो मैं बताऊंगा यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य था, यहाँ पे रोमन साम्राज्य था, हैब्सबर्ग साम्राज्य था। तो सारे क्षेत्र आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, चलिए थोड़ा सा बुद्धि अपना खोलिए और मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए आप लोग। पहला प्रश्न ये है, ये डाल लीजिएगा कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता उत्तर पश्चिम में ही क्यों विकसित हुई? उत्तर पश्चिम में ही क्यों विकसित हुई बताइए। क्या आपने कभी विचार किया है? पहली नगरीय सभ्यता भारत की कौन है? हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता, क्या बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसी को हम एक और प्रश्न में ढाल सकते हैं कि भारत की पहली जो नगरीय सभ्यता रही वो सिंधु नदी घाटी में ही क्यों विकसित हुई, जबकि सिंधु नदी घाटी से ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है हमारे गंगा घाटी। सिंधु नदी घाटी से ज्यादा उपजाऊ है गंगा घाटी का क्षेत्र। सिंधु नदी घाटी उतनी उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पहली नगरीय सभ्यता सिंधु नदी घाटी में ही क्यों विकसित हुई या उत्तर पश्चिम में क्यों विकसित हुई? नंबर 1। दूसरा चीज, नंबर 2 लिखिए, अधिकांश हड़प्पाई स्थल उत्तर पश्चिम के, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर पश्चिम के अर्ध शुष्क और लवणता वाले भू क्षेत्र में ही क्यों विकसित हुए? भू जल क्षेत्र कर लीजिएगा या भू क्षेत्र, जल लगाना, भू जल क्षेत्र में ही क्यों विकसित हुए, क्यों प्रकट हुए या विकसित हुए, जो भी करना हो। दूसरा प्रश्न, पहले तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या अर्ध शुष्क और लवणता वाली बातें की जाए। सीधे सीधे भूगोल है ये, अर्ध शुष्क क्षेत्र क्या होता है, लवणता का मतलब क्या होता है। तो भूगोल पे जब ऐतिहासिक कारकों का प्रभाव हम लोग, या ऐतिहासिक कारकों पे जब भूगोल के प्रभाव की हम लोग बातें करते हैं तो ये सारे प्रश्न उभर करके सामने आते हैं। यहां पे आपको थिंकिंग करने की जरूरत होती है, सोचने की जरूरत होती है इसका क्या जवाब होगा। और कुछ आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है? चलिए मैं ही बताता हूं आप लोगों को। तीसरा कि भारत का प्रथम साम्राज्य कौन सा साम्राज्य था? मगध था, ब्रैकेट में लिखिए, मगध साम्राज्य का केंद्र मध्य गंगा घाटी का ही क्षेत्र क्यों रहा? मध्य गंगा घाटी का ही क्षेत्र क्यों रहा? मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र क्यों रहा, जिसमें पाटलिपुत्र प्रमुख था मध्य गंगा घाटी में, लंबे समय तक रहा मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र। लेकिन हम पाते हैं कि जैसे समय बीतता है और लगभग 1000 ईस्वी के पास हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र का वह महत्व भी कम हो जाता है। उसके बाद कन्नौज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आप लोग पता है कन्नौज को लेकर के त्रिकोणी संघर्ष होता है, क्या कारण था कि महत्व कम हो जाता है? तो लिख लीजिए, लगभग 1000 ईस्वी के पश्चात पाटलिपुत्र का महत्व कम क्यों हो जाता है? पाटलिपुत्र का महत्व कम क्यों हो जाता है? कम क्यों हो जाता है? भौगोलिक कारक के प्रभाव देखेंगे।
एक दो पॉइंट्स और देखिए भौगोलिक कारक। ये तो बातें होगी उत्तर भारत की। जो ही हम प्रायद्वीपीय भारत में जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि जहां उत्तर भारत में दो दो नगरीय क्रांति हो गई, वहीं प्रायद्वीपीय भारत में एक भी नगरीय क्रांति नहीं हुई। वहां पे नवपाषाण काल चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है। उसके पीछे क्या कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत उत्तर भारत से इतना पीछे क्यों चल रहा है कि जहां उत्तर भारत में दो दो नगरीय क्रांति होगी। एक हड़प्पा नगरीय क्रांति होती, प्रथम द्वितीय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नगरीय क्रांति होती वो, लेकिन उसके बाद भी दक्षिण भारत में एक नगरीय क्रांति नहीं होती। तो लिख लीजिए, जहां जहां उत्तर भारत में दो दो नगरीय क्रांति हो गई, वहीं प्रायद्वीपीय भारत में एक भी नहीं हुई, एक भी नहीं हो पाई। क्यों? कभी सोचा है आप लोगों ने क्यों नहीं हो पाई एक भी नगरीय क्रांति? एक प्रश्न और, जब हम भारत की सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि मुगलों के आने के बाद ही भारत में सांस्कृतिक विविधता, मुगल यानी मुस्लिमों के आने के बाद, मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं, यहां बस जाते हैं, उसके बाद यहां पे हमारे सांस्कृतिक विविधता शुरू होती है। लेकिन आपको भूगोल और इतिहास की वह समझ नहीं है, इस वजह से आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक विविधता पाई जाती और इसका कारण भौगोलिक कारण रहा है। कौन से कारण भौगोलिक कारण है? लोगों के खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन की विभिन्नता है। भौगोलिक कारण के रूप में इसे आपको सोचना है कि कौन से भौगोलिक कारण है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, लास्ट वाला, कि प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक विविधता क्यों बनी रही? इसी सांस्कृतिक विविधता का एक रूप जब हम मध्यकाल में आते हैं तो हमें गंगा जमुनी तहजीब के रूप में देखने को मिलता है। इसकी चर्चा हम लोग जब मिडिल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा क्या है गंगा जमुनी तहजीब, क्यों बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब, ये सारी चीजें वहां डिस्कशन होगा। इतने प्रश्न आपके सामने मैंने खड़े किए, उपस्थित किए। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर देने के काबिल है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता उत्तर पश्चिम में ही क्यों, सिंधु घाटी सभ्यता में ही, सिंधु नदी घाटी में ही क्यों हुआ, जबकि उससे उपजाऊ क्षेत्र हमारे मध्य गंगा नदी घाटी थी, वहां पे क्यों नहीं हुआ? अगर यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि आप 2 लाइन में ही जवाब दीजिए या स्पष्ट ही कर दीजिए, जवाब मत दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए कि अधिकांश जो हड़प्पा स्थल है उत्तर पश्चिम के अर्ध शुष्क और लवणता वाले भू क्षेत्र में क्यों रहे, या सीधा समझ लवणता वाला भूजल क्षेत्र का मतलब जहां के पानी नमकीन हो, क्यों रहे वहां पे नमकीन पानी में, जबकि गंगा घाटी के आसपास तो पानी यहाँ हम लोग देखते हैं कि नमकीन नहीं है। लेकिन ज्यादातर अधिकांश की बातें हो रही, सभी स्थल नहीं, यहाँ पे वर्ड देखिए ध्यान थोड़ा सी, अधिकांश स्थल की बातें हो रही। फिर कहा जाता है कि प्रथम जो साम्राज्य रहा मगध, ये मध्य गंगा घाटी में ही क्यों विकसित हुआ था। ये सारी चीजें तो हालांकि मैंने जब पढ़ाया था तो इन सब चीजों पर डिस्कशन किया था। इसके बाद 1000 ईस्वी के पश्चात पाटलिपुत्र का महत्व कम क्यों हो गया, और ये जहां उत्तर भारत में 2 बार नगरीय क्रांति हो जाती है, दक्षिण भारत में 1 बार भी नहीं होती, यानी विकास की गति वहां बहुत धीमी रही, उसके पीछे क्या कारण रहा, क्या वजह बता सकते हैं? तो आइए कुछ प्रश्नों पे हम लोग विचार कर लेते हैं, थोड़ा सा आपकी बुद्धि खुले तो आप समझे थोड़ा सा। देखिए पहले कुछ हम लोग विचार करते हैं, तो उससे पहले आप लोग थोड़ा सा भारतीय मैप को देखिए। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, और यही मान लीजिए ये डिवाइडेड है सिंधु नदी, इधर है गंगा नदी, ये वाला पूरा क्षेत्र मैदान है गंगा का। इसी को 3 भागों में बांट दिया था, ऊपरी गंगा का मैदान,
मध्य गंगा के मैदान और निचली गंगा के मैदान, भारतीय भूगोल में ये चीजें पड़ी होंगी। जब भारत में वर्षा के वितरण की बात आती है तो आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है यहां पे वर्षा ज्यादा होती है, भारत का पूर्वी हिस्सा। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसे हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी, या इसी को कहा जा सकता है कि जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की तरफ में जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। और ये कालखंड है प्रथम नगरीय क्रांति की, यानी हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। और आपको ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। उनके 1000 BC के आसपास लोहे का प्रमाण मिलता है, यानी लोहे से परिचित नहीं थे, इसमें लोहा नहीं था। जहां वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, थोड़ा सा अच्छा वर्षा को भी मैं डिवाइड कर दूं। देखिए, जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र है ना, यहां पे 10 से लेकर के 25 सेंटीमीटर का वर्षा होता है। कि सिंधु से जो गंगा नदी वाला जो क्षेत्र है, गंगा विभाजन, वहां 25 से लेकर के 37 सेंटीमीटर का वर्षा होता है। और इसमें भी कई प्रकार, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वर्षा होती है। जैसे कि ऊपरी गंगा दोआब में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे 37 से लेकर के लगभग 60 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। मध्य गंगा दोआब में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 60 से लेकर के 125 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। सबसे ज्यादा निचली गंगा दोआब में होता है। और निचली गंगा दोआब में वर्षा की बात की जाए तो 125 से लेकर के 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यानी जैसे जैसे हम इधर से पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं, वर्षा की मात्रा लगातार बढ़ती हुई जाती है। जब वर्षा ज्यादा होगा, ध्यान रखिए, वर्षा जहां ज्यादा होगा वहां जो जंगल होंगे वो जंगल क्या होंगे, घने होंगे। और जहां पे वर्षा कम होगा वहां के जंगल क्या होंगे, विरल होंगे। विरल समझ रहे हैं ना, एक पेड़ यहां है तो एक पेड़ 10 फीट की दूरी पे है। जहां वर्षा ज्यादा होगा वहां पता चला पेड़ एक एक फीट पे एकदम सटे सटे पेड़ है, बहुत ही घना जंगल है। और अभी यह जो कालखंड है, यहां लोहे से लोग परिचित नहीं है। और आपको पता है कि जब घने जंगल होंगे तो उनको काटने के लिए हमें मजबूत चीज चाहिए, पत्थर से तो कटेगा नहीं लोहा। तो इन्होंने चूज किया ऐसा क्षेत्र जहां जंगल विरल हो, घने जंगल हो। उत्तर पश्चिम का वह क्षेत्र था, एक तो सिंधु नदी, पानी का साधन यहां से मिल जाता, और यह विरल जंगलों वाला क्षेत्र था जहां पर रहना घने जंगलों के मुकाबले आसान था। तो ये एक प्रमुख कारण माना गया। यही वजह रहा कि पहले सभ्यता का विकास उत्तर पश्चिम के ही क्षेत्र में हुआ। फिर जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ता है, लोहा मिल जाता है। फिर लोहे का खंता, आप लोग देखे होंगे गांव में खंता खना जाता है, आप लोग नहीं देखे होंगे, देखिएगा। खंता, लोहे का फाल, लोहे का हथौड़ा, कई सारी चीजें जब बनने लगी तो जैसे जैसे लोहे का उपयोग करना ही जानते चले गए तकनीकी रूप से, वैसे वैसे उन जंगलों का सफाया करते चले गए और सभ्यता इधर से इधर बढ़ती चलेगी। कारण इसका यह था कि ये क्षेत्र उपजाऊ था, इधर बढ़ रहे थे उपजाऊ मिट्टी की तरफ। कृषि उत्पाद बनने लगा, जंगल सफाई किए, उपजाऊ क्षेत्र था। हर साल जो है कि नदियां होती थी जड़ों मिट्टी लेके चली आती थी। तो इस कारण से सभ्यता का विकास धीरे धीरे इस साइड में हुआ। यहीं पे एक प्रश्न बनता है कि सभ्यता का जो विकास हुआ वो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्यों हुआ। उसका जवाब भी यही आपको मिल रहा है, पूर्व से पश्चिम की तरफ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सभ्यता का शुरुआत ही यहां से होता है उत्तर पश्चिम में। और ये जो पूरा क्षेत्र था मध्य गंगा घाटी का एक उपजाऊ क्षेत्र था। इनके पास लोहा नहीं था कि इन घने जंगलों को काट सके, लेकिन जब लोहे का प्रयोग जब शुरू हो जाता है तो बाद के कालखंड के जो लोग रहे उन्होंने लोहे का एक रचनात्मक उपयोग किया। घने जंगलों को उन्होंने काटा। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि इनको हाथियां भी मिल जाती है, तो हाथियों की सहायता से जो है कि घने जंगल काटे गए और इन उपजाऊ क्षेत्रों पर कृषि कार्य शुरू हो गया। तो सभ्यता धीरे 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 इधर बढ़ती चली। आप लोग देख रहे हैं पूरा मगध केंद्र बना, उज्जैन केंद्र बना, पूरा एकदम उत्तर भारत छा गया। तो पहले प्रश्न का जवाब मिला भौगोलिक कारक से। कारण क्या, वर्षा की मात्रा। इधर वर्षा की मात्रा ज्यादा होने की वजह से जंगल घने थे, यहां पे वर्षा की मात्रा कम होने की वजह से जंगल विरल था, इसलिए लोग यहां पे रहना शुरू कर दिए। क्योंकि विरल जंगलों में रहना घने जंगलों के मुकाबले आसान था। और उसका कारण यह था कि इनके पास ऐसा कोई चीज नहीं था कि वो घने जंगलों को काट करके आगे बढ़ सके। विरल जंगल में इन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है लोहा नहीं था लेकिन इनके पास तांबा था, तांबे का उपयोग करते थे। तो ये जवाब भी आपको वही मिलेगा कि जो तांबा होता है लोहे के मुकाबले कमजोर होता है और घने जंगलों को काटने के लिए चाहिए लोहा ही। तांबा से घने जंगल नहीं काटे जा सकते। हाँ, जो विरल जंगल हैं, बारिश कम हो रहा है तो जो पेड़ होंगे बहुत मोटे नहीं होंगे, पतले होंगे, तो विरल जंगलों को तो काटा जा सकता है, लेकिन घने जंगलों को तांबे से नहीं काटा जा सकता। तो ये एक प्रमुख कारण रहा
कि भारत में पहले जो सभ्यता पनपी वो उत्तर पश्चिम में पनपी, न कि पूरब में पनपी। और बाद में उत्तर पश्चिम से जब लोहा मिलता है तब वो सभ्यता पूरब की तरफ आगे बढ़ती है, इसीलिए पूरब की तरफ आने में उसे समय लगता है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र भारत में आबाद होता है वह आबाद होता है सिंधु घाटी का क्षेत्र। सबसे पहले सिंधु घाटी का क्षेत्र आबाद होता है, ध्यान रखिएगा, घाटी का क्षेत्र। सबसे पहले सिंधु घाटी आबाद होता है, सिंधु घाटी आबाद हुआ। अब ऐसे ही बढ़ेंगे, सिंधु से आगे बढ़ेंगे तो सिंधु और गंगा के बीच वाला जो क्षेत्र है, सिंधु एवं गंगा के बीच वाला, उसके बाद ऊपरी गंगा क्षेत्र आबाद होगा, फिर मध्य गंगा क्षेत्र आबाद होगा, उसके बाद निचली गंगा क्षेत्र आबाद होगा, और सबसे लास्ट में पूर्वी गंगा वाला क्षेत्र आबाद होगा। क्योंकि हम बढ़ रहे हैं उधर से, ध्यान रखिएगा, पूर्वी गंगा इन द सेंस आसाम वाला क्षेत्र, आसाम वाला क्षेत्र। जो ब्रह्मपुत्र घाटी है ना वो पूर्व मध्यकाल में आबाद होता है। आप देखिए, सोचिए, ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र जो घाटी है वो पूर्व मध्यकाल में आबाद होता है, 750 ईस्वी के आसपास आबाद होता है। क्योंकि जिस प्रकार से धीरे धीरे चीजें बढ़ती है, सबसे लास्ट में आबाद होता है ब्रह्मपुत्र और असम वाला जो क्षेत्र होता है बाद में, सबसे पहले आबाद सिंधु घाटी वाला क्षेत्र होता है। तो यहां तक क्लियर हो गया पहले प्रश्न का जवाब। दो प्रश्नों का जवाब आपको यहीं पे मिल गया कि सभ्यता, एक तो जवाब मिल गया कि सभ्यता पश्चिम से पूरब की तरफ क्यों बढ़ी, पूरब से पश्चिम की तरफ क्यों नहीं बढ़ी। तो ये चीजें मिला, वर्षा की मात्रा, उपजाऊ चीजें प्रेरित किया उनको पूरब की तरफ जाने के लिए। लोहा मिल गया, जंगल काटते चले गए, पूरब की तरफ ही बढ़ते चले गए। क्लियर। देखिए दूसरा प्रश्न है कि अधिकांश जो हड़प्पाई स्थल है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में है, और कहते हैं कि लवणता वाले भूजल क्षेत्र में है, भूजल क्षेत्र में है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, अधिकांश की बातें की जा रही है, सभी की बातें नहीं की जा रही, कि अधिकांश जो हड़प्पाई स्थल है। तो अधिकांश जो हड़प्पाई स्थल बसा वो वही क्षेत्र था, सिंधु नदी घाटी वाला क्षेत्र था, ये वाला एरिया। यहां पे शुरुआत यहीं से होता है तो ज्यादातर यही हुआ। बाद में हालांकि कुछ हड़प्पाई स्थल हम लोग देखते हैं कि मध्य गंगा घाटी में भी बसता है, मध्य गंगा घाटी में भी कुछ हड़प्पाई स्थल बसते हैं, लेकिन ज्यादातर शुरुआती हड़प्पाई स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी ये वाला जो क्षेत्र सिंधु घाटी वाला क्षेत्र था। तो अर्ध शुष्क का मतलब हो गया कि यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती थी, वर्षा कम होने की वजह से यह क्षेत्र हो गया था अर्ध शुष्क, ध्यान रखें। और यहाँ पे जो नदियां होती थी ना उनका उनका पानी नमकीन होता था। नदियों का जब पानी होता है वो नमकीन होता है उस अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में। कहीं भी जाएंगे आप अर्ध शुष्क क्षेत्र में तो वहां की नदियों का पानी नमकीन मिलेगा आपको। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया ये, वर्षा की मात्रा कम होने की वजह से, और अर्ध शुष्क क्षेत्र होने की वजह से वहां की जो पानी है वो नमकीन हो गया। और ये जो क्षेत्र था यहां पे, जब यहां पे रहना इन्होंने शुरू किया तो पानी पीने के लिए इन्होंने क्या किया कि कुआं उन्होंने खोदा। और आपको बता दूं कि कुएं का मतलब ये मत समझिएगा कि जो कुआं हम खोजते हैं जमीन के नीचे से जो सोता निकल के आता है वो कुआं नहीं था। हड़प्पा काल में जो कुएं मिले हैं जहां पे वो नेचुरल कुआं नहीं था। इस कुएं में जो पानी आता था बेसिकली नदी का पानी आता था। कभी आप जाएंगे किसी नदी के किनारे वगैरह तो आप देखेंगे ना आसपास जो रेतीली क्षेत्र है वहां पे थोड़ा सा आप जब कोड़ेंगे, उसको खनेंगे, 8-10 फीट ही खनेंगे तो आपको पानी निकल आएगा। तो एक्चुअल में पानी वो नेचुरल पानी सोते से निकला हुआ पानी नहीं बल्कि नदी का ही पानी निकल के आ गया है। तो यहां पे जो कुआं खोदा गया वो नदी का पानी था, उसमें पानी का सोर्स क्या था, नदी था, और नदी का पानी नमकीन है तो वही पानी यहां पे आ गया, नमकीन पानी। ये ध्यान रखिए कि नेचुरल जो कुआं होता है जिसमें नीचे से जो एक स्रोत निकलता है वो कुआं भारत में पहली बार मौर्य काल में खोदा गया, अशोक के काल में। उससे पहले भारत में कोई ऐसे कुआं का साक्ष्य नहीं मिलता है जिसका पानी जमीन के नीचे से सोते से आए। जो कुआं खोदे गए नदी के किनारे और नदी का ही पानी कुएं में आए। तो यहां पे पानी जो खोदा गया, कुआं जो खोदा गया नदी किनारे खोदा होने की वजह से पानी यहां पे कुएं में भी कैसा आया, नमकीन आया। जबकि हम इस क्षेत्र में आते हैं मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में, तो यहां पे कुछ नेचुरल पानी के सोर्स थे, झरने वगैरह थे।
ध्यान रखिए, यहां पे कुछ झरने वगैरह थे मध्य गंगा घाटी में। तो झरना का मतलब मीठा पानी, लेकिन यहां पे कोई झरने वगैरह का स्रोत नहीं मिलता है कि लोग जाकर के वहां पे बस जाए। तो यहां झरना वगैरह था तो लोग झरने के आसपास कुछ बस्तियां यहां पे डेवलप हो गई मध्य गंगा घाटी और ऊपरी गंगा घाटी में, कारण कि उनको पानी का एक सोर्स मिल गया। इसीलिए एक प्रश्न यह भी उठता है कि मध्य गंगा घाटी के स्थल जहां पे नदियों के किनारे नहीं है, वहीं पे उत्तर पश्चिम के जो स्थल है सब नदियों के किनारे हैं। तो प्रश्न का जवाब आपको यहां से मिलेगा भौगोलिक रीजन में। तो मध्य गंगा घाटी में नदियों के किनारे ज्यादातर स्थल इसलिए नहीं पाए गए क्योंकि यहां पे पानी का एक नेचुरल स्रोत मिल गया, नदियों से दूर निकल रहा है, झरना गिर रहा है सोर्स, तो वहां पे जाकर के बस गए आसपास पानी के लिए। क्योंकि यहां पे झरने का कोई स्रोत नहीं मिल रहा था तो इनके पास मजबूरी थी कि हमें नदी के किनारे ही जाकर के बसे, भले ही वो पानी नमकीन हो। तो यही वजह है कि अधिकांश हड़प्पाई स्थल अर्ध शुष्क और लौड़ता वाले क्षेत्र में आए, क्योंकि इनके पास मीठे पानी का कोई सोर्स नहीं था। जबकि इधर मध्य गंगा घाटी और ऊपरी गंगा घाटी में हम देखते हैं कि यहाँ पे मीठे पानी का सोर्स है, इस वजह से नदियों के दूर बसे। तो जहां मध्य गंगा घाटी के स्थल जो रहे वो नदियों के दूर रहे प्रारंभिक, और वहीं उत्तर पश्चिम के जो स्थल रहे वो नदियों के किनारे रहे। उसका कारण ये था कि यहाँ कोई सोर्स नहीं था, तो मजबूरी थी नदियों के किनारे बसना। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, अब कौन सा प्रश्न बचा है? मैंने 2-3 प्रश्नों पे डिस्कशन कर लिया। अब देखिए अच्छा कुछ चीजें और, हाँ एक चीज और विचार करिए आप लोग कि ये क्षेत्र बसे अर्ध शुष्क और लवणता वाले भूजल क्षेत्र में, इनके पास दूसरा विकल्प क्या हो सकता था? नमकीन पानी नहीं पीना चाहते, दूसरा विकल्प हो सकता था कि बारिश के पानी को इकट्ठा करें। और आपको पता है कि बारिश का पानी इकट्ठा करने में कठिनाई है। हम कितना समय तक के लिए बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं? 1 साल के लिए तो इकट्ठा कर नहीं सकते। हालांकि इन्होंने वो प्रयास भी किया था, धौलीवीरा में पानी इकट्ठा किए जाने का साक्ष्य मिलता है, वाटर हार्वेस्टिंग का जिसे बोलते हैं, कि वो पानी कलेक्ट करते थे, लेकिन वो कठिन था, मुश्किल था। इस वजह से इनके सामने मजबूरी थी कि हम नदी किनारे नमकीन पानी को ही आगे बढ़ाएं। 2 चीजें हो गई। इसके अलावा दक्षिण भारत पे हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी 2 चीजें जो है आगे, ये सारी चीजें आगे आप लोगों को और डिटेल्स में मिलेंगी, मैं आगे नोट भी करवाऊंगा ये सारी चीजें। हड़प्पा काल जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न वहां पे उठेंगे हड़प्पा काल के भी। हड़प्पा काल के उद्भव को लेकर के ही प्रश्न उठेगा कि इसका उद्भव क्या एकाएक हुआ या क्रमिक हुआ। कुछ लोग एकाएक क्रमिक मानते हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब आगे के लेक्चरों में मिलेगा। ये तो बस अभी एक झलक है, आप देखिए कि किस प्रकार से भौगोलिक कारक का इतिहास पे प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। जब प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो वहां के सॉइल पे जाइए, आपको पता है ज्यादातर वो पठारी क्षेत्र है, अनउपजाऊ क्षेत्र है। दक्षिण भारत वाला जो पूरा ये वाला जो हिस्सा है दक्षिण भारत का, ये वाला हिस्सा कुछ उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ कावेरी नदी के आसपास वाला क्षेत्र कुछ उपजाऊ है, बाकी कहा जाता है कि ये वाला जो क्षेत्र है पूरा अनुपजाऊ क्षेत्र रहा है प्रायद्वीपीय भारत। और अनउपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी चलती है, यही मानते हैं। यहाँ पे कृषि की शुरुआत जो है, जहां हम लोग उत्तर भारत में नवपाषाण काल में हो गई थी कृषि की शुरुआत, लेकिन यहाँ कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में नहीं होती बल्कि ताम्र पाषाण काल में होती है। ध्यान रखें, ताम्र पाषाण काल में होती है। जहां उत्तर भारत में पहला नगरीकरण हम लोगों को हड़प्पा काल में मिल जाता है, यानी 2300 बीसी के आसपास। दूसरा नगरी काल मिल जाता है हम लोग 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी बीसी में। वही दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ जो पहला नगरीकरण होता है ये ईसा की आरंभिक शताब्दी में होता है। ईसा की आरंभिक शताब्दी में, एकदम लास्ट में होता है, आरंभिक शताब्दी में होता है। सामान्यतः हम बोल सकते हैं मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में होता है। और यहाँ पे दूसरी जो नगरी क्रांति होती है चोल के काल में होती है, चोलों के काल में। अब सोचिए, दूसरी नगरी क्रांति चोलों काल में होती थी। ये पूरा भूगोल के ऊपर डिपेंड करता है नगरी क्रांति आने में क्यों वहां पे लेट हुआ, क्योंकि वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां रही वो उसके अनुकूल नहीं रही। क्लियर है? उसके अलावा मैंने बताया कि जो मध्य गंगा घाटी है, मगध साम्राज्य, उसका केंद्र मध्य गंगा घाटी क्यों रहा? क्योंकि सभ्यता लोहे का आविष्कार हो चुका था और मध्य गंगा घाटी एक उपजाऊ क्षेत्र था। कई सारी नदियां वहां पे आकर के मिलती थी, सोन नदी, गंडक नदी, कई सारी नदियों का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र था। तो आर्थिक रूप से एक समृद्ध क्षेत्र माना गया। कई सारे व्यापारिक मार्ग भी थी, वहां से गुजरते थे, सुगम संसाधन हो गए, है ना।
नदी वगैरह की वजह से यातायात के साधन भी हो गए संचार के, तो इस वजह से वो बना, जिसे हम लोग आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे मगध साम्राज्य तो देखेंगे, मौर्य काल और बाकी की चीज़ें कि क्यों केंद्र बना वो। इसी प्रकार भूगोल के प्रभाव को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।